नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण एनसीईआरटी की क्लास नंबर 25 की बात करेंगे। और आज की क्लास में दोस्तों ओजोन परत और ओजोन परत के क्षरण से संबंधित, ठीक है। और ओजोन का जो चैप्टर है वह आज हम कंप्लीट करेंगे। आपको सिलेबस में चेक कीजिए दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलती है और 25 नंबर अभी तक क्लास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। और चैनल पे पहली बार आए तो अपने परिवार की सदस्यता हासिल कर लें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, सारे प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के पैटर्न पर जहां से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं सारा कंसेप्ट आपका क्लियर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ एक आपका मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। देखते हैं आपका प्रिपरेशन, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे प्यारे मित्रों का। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जयसवाल सर आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित है वह आपका स्ट्रेटोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर है, इनोस इनोस्फियर है, या इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक इंतजार कर रहा है। आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ चुका है कि ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित है दोस्तों वह और कोई नहीं, आप हमारा क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। और सभी लोग जानते हैं इसको हम समताप मंडल की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों हर एक मेरे शिक्षक बंधु प्यारे भाई बहनों से एक आपने वीडियो को अभी तक लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। गामा किरणें, ओजोन परत, अवरक्त किरणें या आयन मंडल। अब आपका कमेंट बॉक्स बताएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, वह कौन है? वह प्यारे मित्रों हम बात करेंगे ओजोन परत की बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ओजोन का चैप्टर चल रहा है तो ज़्यादातर ओजोन परत सही होगा। लेकिन एग्जाम में यहाँ से एक से दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक ही क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में ओजोन परत और ओजोन परत का क्षरण से संबंधित आपका यह कंसेप्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। 500 किलोमीटर के, 30 किलोमीटर के, 205 किलोमीटर के, 220 किलोमीटर के। जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, ऐसे ऑप्शन मिले कि जो तीन डिफरेंट हो, एक आपको अलग ही दिखेगा, ठीक है, तो ओजोन परत पृथ्वी से लगभग करीब कितनी ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर आपका 30, जो भी 30 किलोमीटर से दिया हो वो सही हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपको लोगों का सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हर एक क्वेश्चन का फीडबैक आप लोग दे पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, और नोट्स पीडीएफ फाइल पाने के लिए टेलीग्राम में जरूर जुड़ें दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें जयसवाल सर, जयसवाल कोचिंग सेंटर को, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सर्च भी कर सकते हैं। तो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। अब कथन दिया गया है और आपको बताना है सत्य नहीं यानी निगेटिव कथन बताना है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य भूमिका में है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? वह यह है दोस्तों कि यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। आपको पता है ग्रीन हाउस प्रभाव में सीएफसी का योगदान सबसे बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज सीएफसी का है, बात करेंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान का। तो आपका पहला ऑप्शन जो है नेगेटिव दिया गया है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों का फीडबैक लाजवाब है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन भी सर्वोपरि है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। एफएफसी, सीएफसी, सीएफएफ, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं, आपके लेवल के लिए क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, तो क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन के मानव निर्मित यौगिक कौन से हो जाएंगे? तो सभी लोग जानते हैं सीएफसी की बात करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न लाजवाब है कि ओजोन क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन छिद्र के लिए क्या उत्तरदायी है? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग वो हैं जो राष्ट्र निर्माता में सबसे बड़ा योगदान करते हैं, राष्ट्र की पीढ़ी तैयार करते हैं। इसलिए जायसवाल सर दिल से नमन करते हैं सभी को। इस नमन को स्वीकार कीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और बात करेंगे इस प्रश्न की कि ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी हमने बात किया कि ओजोन छिद्र के लिए जो उत्तरदायी है वह हमारा कोई नहीं भैया। कौन है? वनली वन फार, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CFC बोलते हैं, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करेंगे। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी CFC हो जाएगा। और अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें तो सिलेक्शन तय है। आइए देखते हैं इस प्रश्न की, ठीक है, गहराई कितनी है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह आपकी पराबैंगनी है, गामा है, एक्स है, या आपकी अल्ट्रावायलेट है। यह प्रश्न कहता है कि इस प्रश्न का अगर आपने जवाब दे दिया तो सिलेक्शन आपका 90% यहीं से हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आपका जवाब, फीडबैक आपका क्या कह रहा है, यह हमें तय करेगा। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह हमारी अल्ट्रावायलेट कहलाएंगी या पराबैंगनी कहलाएंगी। अब आपका फीडबैक बताएगा कि यह दोस्तों पराबैंगनी कहलाएंगी। क्या हो जाएगा? पराबैंगनी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाला एक गैस ऑक्सीजन है, ओजोन है, सल्फर है या नियान है। सभी लोग कमेंट करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। ऑक्सीजन को हम O2 बोलते हैं, ओजोन को हम O3 बोलते हैं, सल्फर को सभी लोग जानते हैं SO2 बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। और नियान की बात करेंगे दोस्तों, कह रहा है 3 परमाणुओं से मिलकर बने ऑक्सीजन का, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये और एक ये, इसको मिला दें तो क्या बन जाएगा? O3, यानी कि ओजोन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। जो आप देखते होंगे दोस्तों, ऊपरी वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है उसके रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। गामा किरणों से जीवन को बचाती है, एक्स किरणों से, वाई किरणों से या अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। आपका कमेंट ही यहाँ पे बताएगा कि किन किरणों से बचाती है। आपका कमेंट सर्वमान है दोस्तों, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, आप लोग व्याख्याता हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जवाब आ चुका है और राइट आंसर होगा अल्ट्रावायलेट किरणों से। यानी ऊपरी वायुमंडल में जो ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती हैं वह आपकी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं। अब देखिएगा 10th नंबर क्वेश्चन है, बेहतरीन लाजवाब है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओजोन परत के लिए उपयोगी है। ओजोन परत किसके लिए? मानव के लिए उपयोगी है दोस्तों। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की एक्स किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, वह सूर्य की वाई किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, या दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। सभी मित्र यहाँ पे कमेंट करेंगे मेरे शिक्षक बंधु। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती और सभी पृथ्वी पर जितने जीववासी है अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। क्या है? वह हमारी ओजोन परत है। ओजोन परत दोस्तों जीवनदायिनी है, ये आपको ध्यान देना है। और वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है दूषित किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, अच्छी किरणों को या एक्स किरणों को करती है। और नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, दिल खोल के आज कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है किनको? अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है मस्तिष्क कैंसर का, त्वचीय कैंसर का, मियादी बुखार का या उपरोक्त सभी का हो सकता है। अब आपका कमेंट तय करेगा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, वह कारण हो सकता है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, त्वचीय कैंसर का कारण हो सकता है। बी ऑप्शन सर्वमान्य है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जी हाँ, सिलेक्शन यहीं पर टिका है। आइए देखते हैं, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है डीएनए में आनुवांशिक परिवर्तन,
आरएनए में आनुवांशिक परिवर्तन, लिंग में परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका कमेंट बता चुका है, आपका कमेंट आ चुका है और मैं यहाँ पे रीड कर पा रहा हूँ कि अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है, वह दोस्तों क्या हो सकता है, वह हो सकता है डीएनए में आनुवांशिक परिवर्तन हो सकता है। ये क्वेश्चन लाजवाब है, नॉलेजेबल वीडियो है, नॉलेजफुल वीडियो है, और जो सेशन वीडियो अंत तक देखेगा वो निराश होकर नहीं जाएगा, सीधा सिलेक्शन के रास्ता पकड़ेगा। ये जायसवाल सर का दोस्तों बोल रहे हैं, ये मेहनत का फल बोल रहा है। ये मेहनत करके 25 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं दोस्तों, और जिस तरह से हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को सहयोग दे रहे हैं, उसी तरह आपको भी देश के साथ सहयोग देना है। जितने भी सभी मेरे शिक्षकों की नियुक्ति होगी वो सभी बच्चों को दिल और जान से पढ़ाई करेंगे, सभी बच्चों को एक समान समझेंगे। ये आपको शपथ ले लेना है, क्योंकि दोस्तों शिक्षा ही प्रकाश है। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को, 14 सितंबर को, 16 दिसंबर को, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आपका कमेंट आ चुका है और मैं रीड कर पा रहा हूँ। मेरे प्यारे मित्र कह रहे हैं कि सर ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, सर ऐसा तो ऑप्शन नहीं है। ओजोन तो भैया फोर्थ ऑप्शन है आपका, अवाइवल है कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन कीजिए। ओजोन परत संरक्षण दिवस इनमें से नहीं, बाकी सभी लोग जानते हैं 16 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि 16 सितंबर सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, और जो समझेगा भैया मेरे प्यारे मित्र, जो समझेगा वो बहुत आगे तक जाएगा, और जो आगे जाएगा उसका सपना जरूर पूरा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्लोरीन लिखा गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या ऑक्साइड है। तो सभी लोग जानते हैं सीएफसी की बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सीएफसी की बात कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर रहे हैं। इसके बाद 10 क्वेश्चन और है, ध्यानपूर्वक रिपीट करेंगे, हर एक क्वेश्चन रीड करेंगे। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है ध्रुवों के ऊपर, ध्रुवों के अंदर, ध्रुवों के ऊपर, या दोस्तों उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया है, दो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, ध्रुवों के ऊपर न होके कुछ और ऑप्शन होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, क्योंकि राइट ऑप्शन वह है कि वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है ध्रुवों के ऊपर होता है। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है और आपको पता है मिसप्रिंट होता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो प्रदूषक है मेरे प्यारे मित्रों, वह कोई और नहीं, हम बात करते हैं सीएफसी की बात करते हैं। ओजोन और सीएफसी का इतना नाता है कि एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ओजोन परत का सबसे बड़ा जो उत्तरदायी है नुकसान का या क्षरण का, वह आपका सीएफसी है। और सीएफसी कहता है कि अगर मेरे को लौह जहां मिल गया लोहा, मैं चुंबक की तरह चिपकूंगा, ऐसे ही ओजोन परत के साथ क्षरण कर रहा है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है, वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, मीथेन के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, या ऑक्सीजन के। तो वायुमंडल में किसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है, वह सभी लोग जानते हैं सीएफसी की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेगेटिव प्रश्न आ चुका है और नेगेटिव प्रश्न को अच्छे तरीके से रीड करना है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, विलेय के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, विलयन के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, सभी लोग बताएंगे। देखिए विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म जो है यह ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं सीएफसी,
नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोन्स या उपरोक्त सभी? नीचे कमेंट बॉक्स है। और मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु कमेंट कर चुके हैं कि ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। आपका CFC भी है दोस्तों, आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ठीक है, और हेलोन्स भी है, उपरोक्त सभी है, और दो और गैसें हैं, एक होता है ट्राइक्लोरोएथिलीन और हैनोन। ये 5 गैसें हैं जो ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी हैं। 5 प्रश्न और करेंगे, एक मॉक क्वेश्चन करेंगे साथ। वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव प्रश्न है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, CFC। तो वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है वह कहलाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका के नीचे या अंटार्कटिका में नहीं। अब आपका कमेंट यहाँ पे करेगा, या फोर्थ ऑप्शन हो सकता था, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन क्षेत्र का निर्माण दोस्तों सर्वाधिक है कहाँ पर है, तो आपके अंटार्कटिका के ऊपर है। सभी लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़े नोट्स के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो करें दोस्तों अपने जायसवाल सर को, अपने परिवार को, अपने जायसवाल कोचिंग सेंटर के चैनल को। बात करेंगे दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके क्षरण से संबंधित है, वह है क्षोभ मंडल, ओजोन परत, मिट्टी के या पृथ्वी के। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल था, वह किसके रक्षण से संबंधित है, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या क्षरण नहीं दिया गया है, रक्षण से, पृथ्वी के रक्षण से संबंधित है, मिट्टी के रक्षण से, ओजोन परत के रक्षण से या क्षोभ मंडल के रक्षण से। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वह किसके रक्षण से संबंधित है, तो वह ओजोन परत के रक्षण से संबंधित है। अगर हम मॉन्ट्रियल काल की बात करें कि मॉन्ट्रियल काल की कब प्रभावी हुआ था, अगर प्रश्न आ गया कि मॉन्ट्रियल काल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था, क्योंकि आपका ओजोन क्षरण ओजोन से चैप्टर है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था, 1989, 1993, 1974, 1953। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक देंगे मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु। तो राइट आंसर, राइट जवाब आ चुका है, करेक्ट आंसर आ चुका है कि 1989। जी हाँ दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 1989 में, 1 जनवरी 1979 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और आपका वियना सम्मेलन, ये एक वियना संधि थी दोस्तों, और इस संधि पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे और 1 जनवरी 1979 से यह प्रभावी हो गया था। अगर प्रश्न आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर कब किया गया था, ठीक है, यह संधि पर, तो 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किया गया और 1 जनवरी 1979 को यह प्रभावी हुआ था। और इसकी पहली बैठक 1979 में हेलसिंकी में हुई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ सकता है इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो हेलसिंकी में हुई थी, 1989 में ही हुई थी। अब देखेंगे एक क्वेश्चन और इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है दोस्तों, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह किससे संबंधित है, ओजोन परत के क्षय को रोकने से, ओजोन परत को क्षय में बढ़ाने से, या ओजोन परत को नापने से, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट करेंगे मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, अभी हमने बात किया, अभी हमने जस्ट बात किया पूरा डिटेल के साथ कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वह दोस्तों किससे संबंधित है, ओजोन परत को क्षय के रोकने से संबंधित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपका मॉक क्वेश्चन आ चुका है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, नाइट्रोजन से, ओजोन परत से, या कार्बन डाइऑक्साइड से। मॉक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सरल मॉक क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस मॉक क्वेश्चन का आंसर किन किन मेरे प्यारे में शिक्षक बंधु का आता है। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक के जरूर बताएं, और 25 में से आपका स्कोर क्या कह रहा है जरूर कमेंट करें। अगर 20+ स्कोर है तो बहुत ही अच्छी तैयारी है दोस्तों। अगर 20 से 1 नंबर की कम आ रहा है तो मैं प्रत्येक वीडियो पे आपसे आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद सारे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारे प्लेलिस्ट की वीडियो देखिएगा, सारे कंसेप्ट, क्योंकि टारगेट यहाँ पे सिलेक्शन है और इन्वायरमेंट में 30 ऑफ 30 लाना है। हर एक क्लास अटेंड करना, हर एक सेशन ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।